What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये। कांटों पर चलने वाले व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। देखिए अगर कांटों को प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए यहाँ पे तो प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं होती है। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी। बॉर्डर मूवी में सनी देओल का डायलॉग भी सुना होगा जब मथुरा दास को हड़काता है, बोलता है मथुरा दास प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं होती है, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। तो जिंदगी का दूसरा नाम अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉब्लम है, पर लेकिन अगर उसको सॉल्यूशन के ओरिएंटेशन से देखा जाए, हम हर एक प्रॉब्लम को ऐसे देखें कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब जब आप किसी प्रॉब्लम को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो आपका एक नया वर्जन निकल के आता है। तो इसी तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में हो तो हमेशा उसको रुके, थोड़ा सोचे, उसके बारे में समझे, जाने कि ये है क्या एक्चुअल में, और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम को लेके बैठ गया यार मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, आखिर मेरी जिंदगी में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज करो, फिर प्रॉब्लम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी लगने लगेगी, उनसे सीखने का बहाना मिल जाएगी कि यार कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब सीखना है। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, कोई वोकैबुलरी है उसका मीनिंग नहीं पता है आप लोगों को, इस तरीके से या कोई कॉन्सेप्ट आ गया न्यूज़पेपर में जिसका आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है या फिर बुक में कहीं पर भी आ गया, तो वहीं पे रुक जाइए। उसको रुकने के बाद में इंटरनेट पे जाइए, उसको सर्च कीजिए और जब तक उसका सॉल्यूशन न मिल जाए तब तक आगे न बढ़िए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही आएगा ये वोकैबुलरी का मीनिंग या फिर ये कॉन्सेप्ट आज ही आएगा, आने वाले टाइम में फिर आएगा ये आपके सामने। तो आज ही इसको रुक कर यहीं पर ही क्लियर करके आगे क्यों ना बढ़ा जाए। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखिए। ओके, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और फिर देखिए कितनी आसानी से आप लोग अपना जो भी सफर है उसको तय करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो आज 1 अगस्त है, तो देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो आज मंथ की स्टार्टिंग है तो थोड़ा अच्छे से चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं फिर से एक प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे देखिए जो लेक्चर में है कंप्लीट ये मटेरियल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कोटेशन रहती है, फिर एडिटोरियल वगैरह, फिर क्वेश्चंस पूछता हूँ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला करूंगा, वोकैबुलरी, मैथ प्रैक्टिस और ये कैपिटल और करेंसी वगैरह भी एक कंट्री की डेली पूछ लिया करूंगा मैं, और जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, पीछे वालों का कुछ आंसर भी पूछता रहूंगा जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और न्यूज एनालिसिस। तो एक कंप्लीट हमारा पैटर्न रहा करेगा लेक्चर का, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें हम लोग कवर किया करेंगे। ओके, ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर इन सब एग्जामों के लिए। अगर यूपीएससी फोकस करूँ तो आज की डेट में यूपीएससी के पेन ड्राइव कोर्सेज के साथ साथ में यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि हिंदी में है। अगर इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है यूएसए वर्सेस रसिया। तो इस वाले आर्टिकल को मैं बताता हूं। देखिए एक साइड में है यूएसए और दूसरी साइड में है रसिया। तो अगर आप मिला के चले यूएसए और रसिया को तो ये कोल्ड वार से ही एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं। कोल्ड वार चली इतने लंबे पीरियड तक, उस टाइम पे उसको यूएसएसआर बोला जाता था, तो एक दूसरे के अपोजिट में थे। इसके बाद में अगर हम लेटेस्ट टाइम में देखें तो ओबामा जी के टाइम पर भी ये एक दूसरे को अपोज करते हैं अच्छे लेवल पे। पर लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन पास में आ रहे थे उस टाइम पे यूएसए का, डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए, तब से लेके कहीं ना कहीं पुतिन के और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों के माइंड में चल रहा था कि रिलेशन अच्छे लेवल पर लेकर जाने हैं। पर लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो रिलेशन जिस डायरेक्शन में ये लोग लेकर जाना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में चले नहीं। स्टार्टिंग में देखा जाए तो आप लोग जब डोनाल्ड ट्रंप चुन के आ गए थे और तब ओबामा जी जब ऑफिस में थे तब तक, मतलब अब उन्होंने ऑफिस नहीं लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तब तक भी अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, ओबामा जी ने क्या किया था, इनके कई सारे डिप्लोमेट्स को कंट्री से निकलने के लिए बोल दिया था। पर पुतिन ने कोई रिएक्शन नहीं दी। उसने सोचा कि नया प्रेसिडेंट आ रहा है, क्या फालतू में रिलेशन बेकार करने हैं, तो इसलिए वो शांत रहे, बिल्कुल उन्होंने कोई भी अपोजिट में रिएक्शन नहीं दी। पर लेकिन अब जो डिसीजन निकल के आ रहा है यूएस की कांग्रेस के द्वारा, उसमें जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर और उसके अलाइज के ऊपर, तो अब रशिया ने भी अपोजिट में पलटकर वार किया है। उसने बोल दिया है कि अपने डिप्लोमेट्स को हमारी कंट्री से निकालना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसने उनकी संख्या काफी हद तक कम करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि पहले समय से ही देखा जाए तो पहले तो यूरोपियन कंट्री और उसके बाद में यूएसए, तो दोनों ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है रशिया की बहुत ज्यादा डाउन पहुंच चुकी थी और उसने अपने जो है टारगेटेड एरिया पहले यूरोप हुआ करता था, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और चाइना और इंडिया जैसी कंट्री और एशिया में दूसरी कंट्री की तरफ को इन्होंने अपना रुख मोड़ दिया, जिससे कि देखिए किसी भी कंट्री को अगर प्रॉपर वे में चलाना है, पॉलिटी दूसरे नंबर पे आती है। पहले अगर इकोनॉमी ढंग से होनी चाहिए, अगर इकोनॉमी नहीं आएगी तो पॉलिटी डगमगानी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इकोनॉमी अच्छी रखना जरूरी है। तो इसलिए अब इन्होंने सैंक्शन लगाया, तो ये भी पलटकर वार कर रहे हैं और फिर से एक आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो इससे देखिए कई सारी कंट्री को अपने बारे में सोचना पड़ता है। जिस तरीके से अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूं मैं यहाँ पर, हालांकि आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया है, तो हम भी आज की डेट में एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कि हमको सोच समझकर अपने डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि अगर देखिए यूएसए के साथ में रशिया के रिलेशन अच्छे नहीं बनते हैं,
ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ही रहती है, क्योंकि यूएसए चाहता है हमारे साथ रहे, रशिया चाहता है हमारे साथ में रहे। अगर रशिया के साथ में ना रहे तो रशिया चाइना और पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर रशिया के साथ में रहे तो यूएसए हमारे साथ में मतलब इस तरीके से टाई अच्छे लेवल पे नहीं ले जाना चाहता है। फिर तो अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फायदेमंद है, पर लेकिन वो फिर से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जी सोच रहे थे साथ में मिलकर काम करने का, वो कहीं ना कहीं मतलब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था इससे रिलेटेड। तो देखिए आगे फिर से कुछ होगा तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये नीचे वाला आर्टिकल है फ्लड इफेक्टेड एरिया से रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल को अगर मैं बताऊं आप लोगों को थोड़ा ढंग से, देखिए हमारी कंट्री में अगर देखा जाए आज की डेट में जो बाढ़ आ रखी है गुजरात में, राजस्थान में, आसाम में, चलिए कुछ तो रीजन ऐसे हैं जहां पर कभी कभी बाढ़ आती है, पर लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर कंटिन्यूअस बाढ़ आती है। तो वहां पर कंटिन्यूअस बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग 600 आदमी आज की डेट में मर चुके हैं बाढ़ की वजह से। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन लोगों को पता है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बाढ़ आनी है, तो वहां पर मैनेजमेंट उसी तरीके का होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखिए मैनेजमेंट भी अगर देखा जाए आज की डेट में वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारी कंट्री में कई जगह बाढ़ आ रखी है। ठीक है, तो वो भी अच्छे लेवल की बाढ़ आ रखी है, जिससे जो जान माल की हानि बहुत ज्यादा हो रही है। अगर बाढ़ के बारे में देखा जाए, देखिए इंसानों को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, इसके अलावा फसल को भी नुकसान पहुंचता है, इसके अलावा जो जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है, और मतलब हर एक लेवल पे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए अगर स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट बना के चला जाए कि पता है कि इन एरिया में बाढ़ आनी है, मानसून हमारी कंट्री में आना ही आना है, और डेट भी फिक्स है, 4 महीने मानसून आता है हमारी कंट्री में। ठीक है, अच्छा ये बताइए मानसून का ड्यूरेशन क्या है, और उसके बाद में फिर जो रिट्रेटिंग मानसून आता है हमारी कंट्री में उसका ड्यूरेशन क्या है। तो दोनों का ड्यूरेशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना पता होना चाहिए कम से कम अपनी कंट्री के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बात क्या आती है निकल के कि जब इनको पता है कि ये ड्यूरेशन फिक्स है कि इस टाइम से इस टाइम तक मानसून आना ही आना है, और इस टाइम से इस टाइम तक रिट्रेटिंग मानसून भी आना ही आना है, तो फिर क्यों ना एक ऐसा मैनेजमेंट बना के चला जाए, अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट को उस लेवल पर पहुंचाया जाए कि उससे जान मान की हानि को तो कम से कम किया जाए। बाकी रिसोर्सेज देखिए फसल वगैरह बर्बाद होती है, ये सब चीजें देख ली जाती है, पर लेकिन इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके ऊपर तो कम से कम सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको। तो देखिए एक तो होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्योर। तो क्योर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर प्रिवेंशन ये बना के चले कि हमको प्रिवेंट करना है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और इस पर खर्चा भी कम आता है और अच्छे लेवल पे चीजें भी हो जाती हैं। पर लेकिन अगर क्योर की बातें करें तो फिर उसका कोई एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश यही की जाए कि प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए एज कंपेयर टू क्योर। ओके, ये वाला आर्टिकल रिलेटेड टू है इन्फ्लेशन से, और किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। आज की डेट में इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है 2 से 4 के बीच का, 2 से 6 के बीच का, और +-2 का रहता है, जो 4 है यहाँ बीच में है, तो इससे भी नीचे जा चुका है। तो ये उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और एग्रीकल्चर का रोल भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। नीचे वाला आर्टिकल है ये विसल ब्लोअर से रिलेटेड है, जिसको आप लोग अगर हिंदी में बोलना चाहें तो मुखबिर वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये कई बार देखिए हमारे यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत अगर कोई मुखबिर बनता है, अगर कोई करप्शन सोसाइटी में हो रहा है, कोई गलत काम सोसाइटी में हो रहा है, उसकी जानकारी आकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देता है कि उसको सही किया जाए, तो उसके बारे में एक्ट है। तो ये बोल रहे हैं देखिए उसकी कम से कम प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी जान का रिस्क लेकर किसी के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता है कि इसने करप्शन की एक्टिविटी में इंडल्ज है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके जो विसल ब्लोअर एक्ट बनाया गया था उसको डायल्यूट किया जा रहा है। और तो ये आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि उसको डाइल्यूट, अगर आप डाइल्यूट उसको करके चलेंगे तो फिर कोई भी सामने नहीं आएगा, कोई भी विसल ब्लोअर का काम करना पसंद नहीं करेगा। तो इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब बेस्ट तरीके से लिखा गया है। डीलिमिटेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो समझाऊंगा ये होता क्या है, किस तरीके से पहले किया गया था, अब क्या है एक्चुअल में। आप लोगों को थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू हल्का सा बताना चाहूँ यहाँ पर, अगर देखा जाए हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से हमारी पार्लियामेंट में सीटें नहीं बढ़ रही है, उसको फिक्स कर दिया गया था और अब उसको चेंज करने की बारी आ रही है 2026 में। तो फिर से ये बात उसी के बारे में जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे और उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनका क्या सॉल्यूशन आपको निकालना चाहिए। ओके, तो ये वाला आर्टिकल उससे रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल है देखिए फिलीपींस से रिलेटेड, हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम अपने जो नॉर्मल हमारी कंडीशन होती है उससे बाहर जाकर वर्क किया है। फिलीपींस में क्या हुआ है, अभी हम लोगों ने जो ISI की टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उनको सपोर्ट किया है वहां पर फिलीपींस को, कि वो इस टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में लड़ सके। आज तक हमने किसी भी कंट्री को कि पैसे नहीं दिए कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में लड़ सके, पर लेकिन फर्स्ट टाइम हमने फिलीपींस पे पार्टिसिपेट करके मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इनका हाथ बटाया, इनके साथ में हमने पहली बार किसी कंट्री को हमने पैसे दिए कि वो टेररिस्ट से लड़ सके। और यहां पर हमने चाइना से भी ज्यादा पैसे इनको दिए। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए हमारी कंट्री काफी लंबे समय तक टेररिस्ट एक्टिविटी से जूझती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि ये एक्टिविटी
दुनिया के सामने रखी जाए और दुनिया हमारा सपोर्ट करे कि देखिए ये एक्टिविटी, टेररिस्ट की जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारी ही कंट्री के साथ में नहीं हो रही है, दूसरी कंट्री के साथ में भी हो रही है। पहले क्या हुआ करता था, कुछ टाइम पहले जो वेस्टर्न कंट्री है, सारी यूरोपियन हो गई है, यूएसए हो गई, जब भी हम उनके सामने बात किया करते कि टेररिस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में हो रही है तो हमेशा उसको मना कर दिया करते थे। ये बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आप लोग फालतू में इसको उठाते रहते हैं और ये आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला करते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, यूरोप में भी, यूएसए में भी, कहीं भी चला जाए, सब जगह निकल के आ रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी। तो इसलिए आज की डेट में इंडिया भी अपना एक अच्छा रोल प्ले करना चाहता है ताकि ये एक्टिविटी तो कंट्रोल हो ही होए और इंडिया भी एक एज ए लीडरशिप क्वालिटी के रूप में उभर कर आए एशिया में। ओके, तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। ये नीचे वाला आर्टिकल भोजपुरी मूवी से रिलेटेड है, तो ये वाला आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे साइड में छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, बस ये लिखा है कि जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जितनी भी सबमिट होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ पर जाके सब लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, फिर जाके इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, फिर निकल आते हैं। तो अप्रोच जो है टैकल करने की, वो हमारी अप्रोच अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं अप्रोच में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें तो बाइंडिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से यूएसए निकल के चला गया यहाँ से, कोई भी कंट्री अगर देखिए तो अपनी पॉलिसी किस तरीके से अपने वहाँ पर लेकर चल रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस प्रोमिस करते रहे और काम कुछ ना करें। प्रोमिस किया है तो उस पे काम भी करें, तब जाकर कुछ मतलब होता है, वरना सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचती तो दुनिया है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो काम भी करना है और पॉलिसी अपनी स्ट्रेटजी ढंग से रखनी है और उनको इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पर, तभी जाके कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। ये जो आर्टिकल लिखा गया पुला प्ले 12 कृष्णा जी है, इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है ये लिखा है आरबीआई के रोल से रिलेटेड। आरबीआई को पहला कुछ और रोल दे रखा था, लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसने आरबीआई का दूसरा रोल दे दिया है और वो दूसरा रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, आरबीआई का कंप्लीट वो रोल दे दिया है, ठीक है। तो अब बात क्या बोली जा रही है आर्टिकल में वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा वो कंप्लीट रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे, क्योंकि हम आरबीआई का जिक्र कर रहे हैं। ओके, तो बोल क्या रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो पैटर्न है हम लोगों ने भी चेंज कर दिया। आज की डेट में हम मॉडर्न तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी कंट्री में सेंट्रल बैंक का जो रोल रहता है, हम भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर रहे हैं। नॉर्मली अगर यूरोपियन कंट्री में हम लोग देखें तो वहां पर भी सेंट्रल बैंक का कुछ ऐसा ही रोल रहता है। उनका जो टारगेट रहता है कि वो इन्फ्लेशन को टारगेटिंग का रोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन को टारगेटिंग का रोल दे दिया गया। 4% तो जो रखना है इन्फ्लेशन, इसके प्लस माइनस में 2 ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब 4 को अगर बोले 4% इन्फ्लेशन रखना है प्लस माइनस 2, तो मतलब 2 से और 6 के बीच का टारगेट दिया गया है आरबीआई को कि आपको इन्फ्लेशन जो है इसके कंट्रोल में रखना है, इसके अंडर में रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टारगेट दे रखा है कि इसके अंडर में इन्फ्लेशन रहेगा तो दोनों को फायदा रहेगा, कंज्यूमर को भी फायदा रहेगा और जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं उनको भी फायदा रहेगा। मतलब डिमांड वाले के पास में फायदा रहेगा और सप्लाई वाले को फायदा रहेगा। ना ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे और ना ज्यादा कम होंगे, तो दोनों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको हमको कंट्रोल रख के चलना है। तो आरबीआई को जो दिया गया है ये टारगेट दिया गया है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो आरबीआई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर स्टार्टिंग के फेज में देखा जाए तो स्टार्टिंग के फेज में तो दोनों चीजें सही रही हैं कि देखिए इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहा है, विद इन द बैंड रहा है और एक तरीके से डिक्लाइन भी होता रहा है, घटता भी रहा है। और अगर देखा जाए तो आरबीआई के बारे में अगर और बातें सोची जाए यहाँ पर तो क्या निकल के आता है, आरबीआई की जो इकोनॉमिक मोस्टली डायरेक्टली कंट्रोल करने की बात जब आती है, मतलब आज की डेट में क्या कर दिया है आरबीआई को, बस ये बोल दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है। मतलब आप लोगों को ये नहीं देखना है ग्रोथ क्या जा रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, आप लोगों को बस इन्फ्लेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ये वाला रोल आरबीआई को दे दिया गया है आज की डेट में। पर लेकिन अगर जून से देखा जाए तो ये डिसरप्शन हो रहा है, काफी इन्फ्लेशन जो चला गया है वो काफी नीचे चला गया है। जो हमारा जो नीचे वाला लेवल है वो कितना 2%, लेकिन घट के कहां पहुंच गया है 1.5। तो अगर इतना लो चला जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो सेक्टर उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होनी कम स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, तो जो टारगेट रखना है वो कम से कम 4 का जो टारगेट है मिनिमम 2 तो यहाँ पर होना चाहिए। 2 से भी नीचे जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना टारगेट मिस कर रहे हैं, अपने टारगेट को मेंटेन नहीं रख पा रहा है आरबीआई। तो जो फर्स्ट टारगेटिंग अगर पूछा जाए कि किसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जिसने बोला था कि टारगेटिंग इन्फ्लेशन होनी चाहिए, मतलब एक ड्यूरेशन का होना चाहिए कि इतने से इतने के बीच में हम लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था
टारगेटिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली। तो लेकिन इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम देखा जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बातें निकल के आए और दूसरी कंट्री के भी हिसाब से देखा जाए, देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो हम दे देते हैं, पर लेकिन इसके बाद भी कई सारी बातें होती हैं कि ग्रोथ किस तरीके से चल रहा है, इंप्लॉयमेंट है कि नहीं है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि ढंग से नहीं हो रहा है, एक्सचेंज रेट किस तरीके से है। तो एक फैक्टर नहीं होता है, वहाँ पे कई सारे फैक्टर होते हैं। और अगर ये तो डेवलप्ड कंट्री की बात कर दी, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करी जाए तो डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में काफी डिफरेंस होता है। मैक्सिमम अगर इंडिया के इस एस्पेक्ट में लेके चले हम लोग बातों को, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो देखिए एग्रीकल्चर का अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो तब मार्केट में डिमांड तब मार्केट में उसके प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं। अगर कम प्रोडक्शन रहता है तो तब उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है हमारी मार्केट में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा रोल मतलब प्रोवाइड कराता है हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ग्रोथ कम हो रही है तो फिर प्राइस बढ़ जाता है। उसी तरीके से ऑनियन का हम लोगों ने देखा, तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि उनका प्राइस फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से अगर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया तो फिर इन्फ्लेशन आता है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। पर लेकिन आज की डेट में प्राइस जो हो गया वो काफ़ी डाउन हो गया है, ठीक है। तो डाउन होने की वजह से तो एग्रीकल्चर की जो कम्योडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है। अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो इन्फ्लेशन पे काफ़ी इंपैक्ट डालती है। तो इन्फ्लेशन का रेट देखिए किस तरीके से चेंज होता रहता है, वो पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को हम अलग निकाल के रख दें कि बस ये यहाँ पर है, दूसरे एरिया में नहीं है। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ढंग से वर्क नहीं कर रही है तो फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलने लगता है, क्योंकि मार्केट एक ही है, ठीक है ना। मार्केट कंबाइन है और मार्केट मिलकर ही वर्क करती है। तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता रहता है, जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंपैक्ट देखता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर बात की गई है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये राइज हो रहा है आज के डेट में। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से राइज हो रहा है। तो देखिए एक साइड में तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कंटिन्यू फॉल होता जा रहा है। आज की डेट में 2 से भी नीचे पहुंच गया है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट फॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इस पे हम लोग देखेंगे अभी ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या एक्चुअल में, ये आप लोगों की समझ में आएगा जब आप लोग अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं है क्या। एक मिनट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए कि रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट पहले तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट में से जब इन्फ्लेशन रेट घटा देते हैं तो वो रियल इंटरेस्ट रेट रहता है। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से काफी बार क्या होता है देखने को तो मिल रहा है कि 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, पर लेकिन इन्फ्लेशन ही 8% का है। तो जो रियल निकल के आएगा वो 4% का रहेगा ओनली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देख लीजिए ये नीचे चला जाएगा, अगर इन्फ्लेशन का अगर नीचे चला गया, मान लीजिए 8 का इन्फ्लेशन चल रहा है आज की डेट में, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट वो निकल के आ रहा है वो 12 का है, पर लेकिन इन्फ्लेशन 8 का चल रहा है, तो 4 आ गया। पर लेकिन अगर इन्फ्लेशन जैसे आज की डेट में घट के 2 से भी नीचे चला गया, मान लीजिए 2 ही आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये तो बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 10 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से रियल इंटरेस्ट रेट राइज होता है और डाउन होता है अगर देखा जाए इन्फ्लेशन की वजह से। तो रियली में इंटरेस्ट रेट क्या है वो काउंट करते हैं यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन को घटा देते हैं इसमें से, तब जाके इसको काउंट किया जाता है। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट निकल के आता है ये, ठीक है, कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो एक तरीके से उसका प्रॉपर जो एक्चुअल में मार्केट में है वो वैल्यू निकल के नहीं आती है जब तक हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। इन्फ्लेशन को हटाने के बाद में पता चलता है कि एक्चुअल का इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने तो एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, वो डाउन हो जाएगा तो फिर अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें देखी जाती है। तो वहां से तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को, इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, तो उस एरिया में तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट है उस पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट पे इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि मार्केट में इंपैक्ट डाल रहा है ना ये इंटरेस्ट रेट, उसका बढ़ा, जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता जाएगा तो मार्केट पे इंपैक्ट डालेगा, तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है हमारी कहीं ना कहीं उन पर अच्छे लेवल पर इंपैक्ट देखने को मिलने लगेगा फिर। तो यही बोल रहे हैं आगे चल के कि देखिए आरबीआई को एक प्रॉपर वे में फोकस करना चाहिए, एक वाइड चीजों को लेकर चलना चाहिए, टारगेट एक वाइड रखना चाहिए, ये नहीं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे बस फोकस रख के चले। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल तो देखिए सही है पर लेकिन उसके लिए सप्लाई मैनेजमेंट भी सही होनी चाहिए। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को कि अगर कहीं पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, मान लीजिए आज किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में रेट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसकी सप्लाई प्रॉपर वे में हम प्रोवाइड कराते रहे बैक से, तो इसका मार्केट में रेट बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है सप्लाई चेन की। तो सप्लाई चेन अगर अच्छी है तो फिर कहीं भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगर सप्लाई चेन अच्छी नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब चाहे उसको ब्लैक मार्केटिंग की जा सकती है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, और तब उसका जब चाहे उसका रेट बढ़ाया जा सकता है। पर लेकिन अगर सप्लाई चेन अच्छी है, गवर्नमेंट के पास में अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट है इन चीजों को टैकल करने का, तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा नहीं। तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। सप्लाई मैनेजमेंट अगर ढंग से है तो प्रॉब्लम सही हो जाएंगी, अगर नहीं है तो यही प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहेंगी। और नैरो उनको नहीं रखना है आरबीआई का रोल, उनको थोड़ा बड़ा रोल देना है जिससे कि और एरिया में भी वो थोड़ा कंट्रोल कर सके चीजों को। ओके,
ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पे विसल ब्लोअर की बात की गई है जिसको मुखबिर बोला जाता है। तो देखिए उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की जरूरत है। 2014 में एक्ट पास किया गया था जिसमें उसको बोला गया था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो उसके तहत इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन को डाइल्यूट करने की बात कर रही है। तो डाइल्यूट करने के ऊपर ये आर्टिकल निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो बात क्या की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि अगर आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, अमेंड कर दिया उसको, तो जो पर्पज था उसको बनाने का, वो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। कोई भी सामने निकल के नहीं आएगा कि वो मैसेंजर बने गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर कोई करप्शन की एक्टिविटी हो रही है उसमें, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर मिस यूज ऑफ द पावर हो रहा है किसी भी ऑफिशियल्स के द्वारा, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने, उसकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाती है जिस इंसानों के द्वारा, अगर उनकी प्रोटेक्शन अच्छी नहीं रहेगी तो कौन अपनी जान पे खेल के ये काम करना चाहेगा। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में 15 को मारा जा चुका है जो मुखबिर का काम किया जिन्होंने। और अगर आप ये प्रोटेक्शन और भी हटा देते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा लेवल पर ये बातें निकल के आने लगेगी। और ये तो मैंने 3 सालों की बात की है। अगर थोड़े लंबे समय की बात की जाए तो लगभग 65 मारे जा चुके हैं जिन्होंने भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, करप्शन को एक्सपोज किया है विद द हेल्प ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात अगर की जाए तो यहाँ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था 2005 में आया था। तो 2005 में ये एक्ट निकल गया। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में जाके वहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये राइट दे दिया गया एक तरीके से। तो बात निकल के यही आती है कि राइट तो दे दिया गया, उसके हिसाब से इनको पता चल जाता है कि कौन कौन क्या गवर्नमेंट में कहां पे क्या क्या हो रहा है। तो फिर सामने निकल के आता है करप्शन की, यहाँ पे तो करप्शन चल रहा है। तो जब जब करप्शन की बात आती है तब तब कोई इंसान बाहर निकल के आता है। तो उस तरीके से इतने सारे मारे जा चुके हैं अगर वो अपोज करते हैं करप्शन को सोसाइटी में, ठीक है। तो अगर इनकी प्रोटेक्शन नहीं रहेगी तो ये कोई भी जो ये करप्शन जिन्होंने एक्सपोज किया तो फिर आगे तो कोई भी एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्सपोज करेंगे तो फिर क्या हाल होने वाला है। तो इनको प्रोटेक्शन ज्यादा देनी है, प्रोटेक्शन और घटानी नहीं है यहाँ पर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लेके क्यों आए थे, क्योंकि हम इंपावर करने चाहते थे अपने सिटीजन को, ताकि वो भी अपना सामने निकल के आ सके, उनको भी पता चले चल क्या रहा है और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो लेने के लिए तो लाए तो इसलिए थे, पर लेकिन आज की डेट में अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो छुपानी चाहिए, अगर डिजायर है तो। पर लेकिन अगर डिजायर नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं, पर लेकिन उनकी आइडेंटिटी मैक्सिमम छुपानी ही चाहिए, क्योंकि ये विक्टिमाइज होते रहते हैं काफी टाइम। इस तरीके की सिचुएशन आती है, हम लोगों ने देखा अभी कितने सारे मारे जा चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट भी अपने ही तरफ दे रही है वो अपनी साइड से। तो है क्या यहाँ पे एक्चुअल में जी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में बात की गई है, ओएसए। इसके तहत क्या बात होती है, यहाँ पर इनको इम्यूनिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है तो तब तक तो सही है, अगर इम्यूनिटी हटा दी गई है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है, मान लीजिए ये है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, मान लीजिए कोई बात चल रही है और उसको डिस्क्लोज कर दिया गया पब्लिक में, तो उसको 14 साल की सजा होगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसकी, मान लीजिए ये विस्ट ब्लोअर है, अगर कोई विसल ब्लोअर है तो उसको क्या है, वैसे तो वो साथ में काम करेगा गवर्नमेंट के, पर लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में चली जाती है तो उनसे इनको इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन चली जाती है यहाँ से तो इनको भी 14 साल की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है, अगर इनको 14 साल की सजा दी जाएगी इस तरीके से, अगर इनको उससे प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो कल को मान लीजिए बात तो किसी ने पहुंचा दी, ये तो इनके ऊपर तो फंदा तो इनके गले में कस जाएगा फिर में बिना किसी बात के, तो कोई भी इंसान सामने नहीं आएगा निकल के। तो यही बात बोली जा रही है कि आप लोगों को कम से कम उससे तो, जो ओएसए है उससे तो कम से कम इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ, इम्यूनिटी रखो, जिससे कि जो लॉ बनाया है उसका पर्पस डिफीट न हो। पर लेकिन अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी क्या बात बोली गई है, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी आरटीआई के तहत रखना चाहते हैं उसी तरीके से, मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है तो वहां पे भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यार दोनों का पर्पस अलग अलग है, यहाँ पे तो सीक्रेसी यार पर्पस रखना और आप लोग इसको आरटीआई के तहत रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंप्लीट जो इग्नोर कर रहे हैं एक तरीके से। दोनों में अलग बात है, दोनों का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से अगर बात ली जा रही है तो फिर तो कोई भी सामने नहीं निकल के आएगा। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी जोखिम लेकर अपना सामने लेके आता है, इस तरीके से एक्सपोज करता है, कोई गलत कर रहा है कुछ, तो आप लोग उसको पब्लिक के सामने उसी को निकाल के रख दे रहे हैं जिसने ये काम किया है। तो फिर तो कौन आएगा सामने निकाल के, कौन अपने परिवार को छोड़ के कौन अपनी जान देनी चाहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम उसका सपोर्ट करना चाहिए और जो एक्ट बना था उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन लिखिए इसके बारे में, आप लोग बताइए कि अगर आप लोग आंसर बताइए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उसका क्या सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए। विसल ब्लोअर देखिए, कोई भी इंसान अपने देश की सेवा करना चाहता है अपनी जान पर खेलकर, तो अगर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा तो कौन सामने निकल के आएगा। अगर आप लोगों से दोनों का व्यूज पूछा जाए, गवर्नमेंट का व्यूज भी और यहाँ पर विसल ब्लोअर का व्यूज भी, तो आप लोग दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही रहे और विसल ब्लोअर का भी प्रोटेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से अपना माइंड दौड़ाइए, थोड़ा उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये आर्टिकल लिखा गया टीके विश्वनाथन जी के द्वारा। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन की बात की जा रही है। देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए,
हमारी पार्लियामेंट में आज की डेट में कितनी सीटें हैं अगर देखा जाए टोटल, पहले लोकसभा की अगर बात करें तो हम नॉर्मली, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी कितनी सीटें हैं। इसका आंसर मुझे आगे देना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन गलत पूछा गया आप लोगों से, ये तो मुझे जो ये नंबर है ये यूज़ करने पड़ेंगे आगे चल के। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। चलिए अभी देखिए हुआ क्या एक्चुअल में। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नए छोटा सा एक उपभवन एक इनोग्रेट किया है, जिसमें बोला जा रहा है कि लॉ मेकर को और स्पेस मिल जाएगा बैठने के लिए, डिबेट करने के लिए। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल निकल के आया है। ये बोल रहे हैं कि आप अभी तो एक उपभवन बना रहे हैं, छोटा मोटा उनका बैठने का स्थान, उनको ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है, पर लेकिन अगर आने वाले टाइम में अभी क्या किया जा रहा है, हमने क्या किया था, एक अमेंडमेंट लेके आए, ये आप लोगों को याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट लेके आए। ये इमरजेंसी के टाइम पर आया था 1976 में। तो उस टाइम पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया था, फिक्स कर दी थी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वहां पर उनकी संख्या फिक्स कर दी थी। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या बोला गया था कि 550 मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए। आज की डेट में कितने हैं, 545 हैं, और जो चुन के आते हैं वो 543 चुन के आते हैं, ठीक है, 543 चुन के आते हैं और 2 नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन की कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए एंग्लो इंडियन वो इंसान होता है जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश थे, ठीक है, तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, तो कई सारे ऐसे इंसान रहे, कई सारी ऐसी महिलाएं रहे जिन्होंने अंग्रेजों से शादी करी, कई सारे ऐसे अंग्रेज रहे जिन्होंने इंडियन से शादी करी, तो उनकी भी कुछ पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में किया जा सके, तो इसलिए 2 सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती है एंग्लो इंडियन के लिए, तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सअप करके जो आता है। तो ये बात की गई थी। तो उस टाइम पे क्या किया, 1976 में हमने जो सेंसस देखा, अपना जो सेंसस आया था 1971 का, उसके हिसाब से ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें थी, इनको क्या कर दिया था, इनको फिक्स कर दिया था कि ये बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, इनको यहीं पर फिक्स कर दिया था कि ये बढ़ेंगी नहीं। और इनको जो रखा गया था वो किसके बेस पे रखा गया था, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रखा गया था, कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही स्टेट को सीटें प्रोवाइड की गई थी। जैसे यूपी की देख लीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा सीटें यूपी की हैं, उसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे सीटें रखी गई हैं पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो उस टाइम पे इसको फिक्स कर दिया गया। और आज की डेट में पार्लियामेंट को देखा जाए तो हमारी पार्लियामेंट भी खचाखच भरी रहती है जब यहाँ पे सब आदमी आके बैठते हैं। तो ये यही बोल रहे हैं कि आज की डेट में तो आप लोग इसको जरा सा बढ़ा के काम कर ले रहे हैं, पर लेकिन जब यहाँ पे 2026 में ये बोला गया था 2026 में फिर से जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, आज की डेट में उस टाइम से अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो डबल के करीब हो चुकी है। तो आज की डेट में जो पॉपुलेशन हो चुकी है उसके हिसाब से आपको नई पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। आप तो बोल रहे हैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाने की, नई पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी बैठने के लिए, तो ये बात बोली जा रही है। तो ये कब है, 2026 में निकल के ये बात आएगी, जब से आप लोगों को फिर से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। अब रिन्यू करने के लिए ये अमेंडमेंट लिखा था, इसमें कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये रटना नहीं है, एक याद रखना है, बस आर्टिकल 81 की बात करनी है यहाँ पे। इसके अलावा क्लॉज बी या क्लॉज सी इतना अंदर नहीं जाना है, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक वो बता देता हूँ कि बात क्या दे रखी है यहाँ पे। आर्टिकल 81 याद रखना है, इसके अंदर की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लॉज व्लॉज में क्या लिखा है इतना ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है, देखिए जो प्रपोर्शन है, अगर किसी की स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शनल में उसको सीटें मिलनी चाहिए, ये पहले इस क्लोज में तो ये बोला गया है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन में सीट मिलनी चाहिए, ओके। और जो यहाँ पे अब आने वाले बात में बोला गया कि जो लास्ट प्रीसीडिंग जो सेंसस था, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों को डिलिमिट करना है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन हम लोगों को काउंट करनी है। मतलब ये बोला गया, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो अमेंडमेंट निकल के आया, जो लास्ट टाइम हमने डिलिमिट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए 1976 में क्या किया था, 1976 में हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था, मतलब अपना जो ये बढ़ाने वाला कि कितना उसमें सीट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उसको फ्रीज कर दिया था। फ्रीज किस पे किया था, 1971 सेंसस के हिसाब से, ठीक है। और फिर उसको 2002 में फिर से उसको आगे बढ़ा दिया गया था कि जो फर्स्ट सेंसस होगा उस टाइम पे फिर से चीजें देखी जाएगी। तो आप लोगों को आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। तो अब बात निकल के आ रही है, जो हमने इसको बढ़ा दिया था 2000 में बात की गई थी, फिर इसको बढ़ा दिया था 2026 में, ओके। फिर इसके लिए क्या हुआ था, ये 84th अमेंडमेंट में हम लोगों ने ये काम किया, इसकी लिमिट आगे बढ़ा दी जब। तो बात क्या निकल के आ रही है, अब अगर 2026 में हम लोग इसको फिर से डिलिमिट करेंगे, तो उस टाइम पे जो अभी सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, तो अब जो 2021 में जो सेंसस होने वाला है उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप लोगों को सीटें फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीटें फिक्स करनी पड़ेगी जब से अब तक का कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उस टाइम पे देखिए। उस टाइम पे अगर पॉपुलेशन देखिए 54 करोड़ थी, और जो उस टाइम पे रजिस्टर थे वोटर, जो अगर देखा जाए तो 27 करोड़ थे। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, अगर आज की पॉपुलेशन आप लोग काउंट करें तो वो लगभग 1.3 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको चीजों को सेटल डाउन करके चलना है और कहाँ पे उसको फ्रीज करना है, सीटें कहाँ पर आप लोगों को फ्रीज करनी है, कितना उसका स्टेक होल्डर होना चाहिए।
उसको फ्रीज करने का एक और पर्पस था उस टाइम पे। देखिए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ती रहे तो कोई भी स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी उतनी ज्यादा सीट रहेगी, उसकी उतनी ज्यादा पावर रहेगी। तो कहीं ना कहीं बात नहीं निकल के आती थी। आप लोगों को ये कहीं ना कहीं ये भी पर्पस था इसका बैकग्राउंड में कि अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे स्टेट, वरना जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो भी कंट्रोल नहीं करेंगे, वो भी बोलेंगे जैसा चल रहा है चलने दो यार। इसके बाद में सेकंड बात क्या बोले, सेकंड बात ये बोले कि देखिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आज की डेट में, जैसे स्पीकर हो गया लोकसभा में, ठीक है ना, चेयरमैन हो गया राज्यसभा में, अगर उनको भी देखा जाए तो वो भी एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में चीजों को, ठीक है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर उस तरीके से ज्यादा चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो वो भी बात देखने वाली आती है। आज की डेट में स्पीकर जो है फिक्स नहीं कर पाता है चीजों को ढंग से, और इतनी सारी डिफिकल्टीज होती हैं, कोई सुनता नहीं है, और 543 मेंबर है इनके बैठने में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा रहती है जो चुन के आते हैं। ओके, इसके अलावा ये बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है इनका वो 0R या क्वेश्चन आर की बात कर रहे हैं। तो 0R क्वेश्चन आर का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरीके से मेंबर बढ़ेंगे वहां पे तो उनका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। एक बार पार्लियामेंट की वर्किंग आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग में 11 बजे यूज होती है, तो 11 बजे में स्टार्टिंग का जो आर रहता है वो क्वेश्चन आर रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आर में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिशन के द्वारा। इसके बाद में फिर दूसरा आता है 0R, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड बात आती है निकल के, ठीक है। 0R किस कंट्री ने इसको इन्वेंट किया था 0R, ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और कब से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर लंच होता है, और इसके बाद में ऊपर देखा जाए तो ऊपर वाला जो हो गया लोकसभा का सेशन हो गया, और नीचे वाला हो गया राज्यसभा का। तो लोकसभा के लिए अगर हम लोग देखें बिजनेस, यहाँ पे लोकसभा के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 घंटे काम करते हैं, जिसपे डिस्कशन वगैरह होता है, गवर्नमेंट का बिजनेस चलता है, पर लेकिन राज्यसभा में 3 घंटे काम करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये बोल रहे हैं अगर ज्यादा मेंबर होंगे तो ये भी आप लोगों को बढ़ा के कम से कम 6 से 7 तो करना ही पड़ेगा, राज्यसभा का भी 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ टाइम आपको क्वेश्चन आर और यहाँ पर 0R का भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि प्रॉपर वे में जो इश्यू है उनको डिस्कस किया जा सके उस टाइम पर। तो आगे ये सलाह भी दे रहे हैं कि आज की डेट में इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2000 में तो आप लोगों ने इसको क्या किया था, पोस्टपोन कर दिया था। आगे प्रॉब्लम को पोस्टपोन करना उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, आज से ही इस पे अगर डिबेट लगा के चलेंगे आप लोग, तभी चल के उस टाइम तक इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो डिबेट और डिस्कशन करना आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसका सॉल्यूशन आगे निकल पाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था इसके बारे में। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, कि मतलब किस तरीके से, जैसे एक साइड में तो हो गया क्या कि पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से सीट बढ़ा दी जाए। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से सीट बढ़ाई जाए तो कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल करना नहीं चाहेगा, तो किस तरीके से इसको टैकल करके चलना है। और पार्लियामेंट भी नहीं बनानी पड़ेगी अगर ज्यादा मेंबर निकल के आ गए। मान लीजिए आप हो गए 700 के करीब मेंबर यहाँ पर, ठीक है। अगर मेंबर बढ़ा दिए गए तो 2026 में, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अगर आप लोगों को बोला जाए कि इसका एक प्लान बना के लेके आए, आपके अंडर कोई कमेटी सेट कर दे, तो आप उसका क्या सॉल्यूशन निकाल के देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सोचिए, बैठ के थोड़ा माइंड को यूज कीजिए और सॉल्यूशन बताइए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे आप लोग। ये यहाँ पर न्यूज एनालिसिस का पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मॉब लिंचिंग की बात की गई है। मॉब लिंचिंग होती है भीड़ के द्वारा हत्या कर देना, उसको मॉब लिंचिंग बोला है। तो किरण रिजिजू जो है वो बोल रहे हैं कि अगर हम आप लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरफेयर करते रहे, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरफेयर करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरफेयर करते हैं तो फिर से वही बात निकल के आती है कि फेडरलिज्म का हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं धरा रह जाएगा। तो जिस तरीके से 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो उनका पर्पज यही बनाया गया कि अलग अलग के पास में अलग अलग सब्जेक्ट रहे, तो इसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तीनों लिस्ट ये कहां पर रखी गई है बताइए इनको नीचे कमेंट बॉक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर रखी गई है तीनों लिस्ट, ओके। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। तो यही है, एक दूसरे को सवाल जवाब दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग देखिए एक ऐसा केस बन गया आज की डेट में कि मॉब लिंचिंग का मतलब एक तरीके से नॉर्मल अगर किसी को दंड दिया जाता है तो पहले नीचे वाले कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, उसके बाद में कई सारी बातें रहती हैं। अगर फांसी की सजा भी दे दी गई तो प्रेसिडेंट के पास में पावर रहती है कि फांसी की सजा माफ कर दी जाए। पर मॉब लिंचिंग में क्या होता है, उठा के यहीं पे सुनवाई होती है, तो देवा की अदालत चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अदालत बंद करनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा प्रोवाइड करा देगा तो हर एक आदमी अपने आप को जज समझने लगेगा, तो उठा के अपना डिसीजन खुद ही दे देते हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, तो इसको रोकना पड़ेगा। ये वाली न्यूज है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड जो इशू निकल के आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएम मस्टर्ड को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंप्लीमेंट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन ये इशू जो है ये कोर्ट में आएगा ही आएगा घूम फिर के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोसाइटी पर इंपैक्ट डालने वाला है। तो इसलिए आप अगर कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसकी जुडिशियली स्क्रूटनी होनी है फ्यूचर में, तो आप लोग ऐसा प्लान बना के चले, ऐसी पॉलिसी बना के चले कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कोर्ट तक ना पहुंचे। तो पहले ही सजेशन दिया जा रहा है, बाद में फिर निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है पॉलिसी मेकिंग में। तो हमको इंटरफेयर न करना पड़े, तो आप ऐसी पॉलिसी बना के चले जिससे कि प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। ये सजेशन, ये सलाह दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही।
एप्पल का फोन हर एक इंसान यूज करना चाहता है आज की डेट में, पर लेकिन एप्पल वाले जो हैं वो एप्पल खाना पसंद नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं सब कुछ फ्री में मिल जाए। फोन तो बेचते हैं इतने हाई प्राइस पे कि आदमी को किडनी बेचनी पड़ जाए उसके बदले में, पर लेकिन चाहते हैं टैक्स में छूट चाहते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स में छूट देने से मना कर दिया है। और बात क्या निकल के आ रही है, देखिए ये हमारे यहाँ पर 100% FDI है अगर देखा जाए तो। अगर कोई आकर हमारी कंट्री में फोन, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है, पर लेकिन एक कंडीशन भी है, 30% यहाँ पर आप लोगों को लोकल सोर्सिंग लेनी पड़ेगी। जो कंपोनेंट 30% अगर आप फोन बना रहे हैं तो हमारी लोकल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। एप्पल फोन ये कहता है कि अगर लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी एक क्वालिटी का लेवल है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को बाहर से ये कंपोनेंट लाने की वो दी जाए आज़ादी, और उस पर ड्यूटी फ्री की जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। यू आर नॉट द स्पेशल कैंडिडेट कि आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। सबके साथ में जो है तो आपके साथ में भी वही रहेगा। तो ये बात निकल के आ रही है। काफ़ी दिनों से एप्पल के साथ में ये इशू चल रहा है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। कोर सेक्टर का ग्रोथ जो है वो घटता हुआ जा रहा है, जब से देखा जाए तो फिर से घटता हुआ नजर आ रहा है। तो कोर सेक्टर है कौन कौन से यहाँ पर, तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है यहाँ पर देखा जाए तो, 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्री को देखा जाए तो 40% के लगभग यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेस ईयर क्या है इसका, अभी चेंज किया गया था कुछ दिनों पहले, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया था अभी। तो ये है, इसके अंदर इसका 40% है अगर देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्रीज में, ओनली 8 कोर सेक्टर का इनका ग्रोथ घटता हुआ जा रहा है। तो इसको देखिए सोचने वाली बात है कि हर एक एरिया में ग्रोथ घट रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहते हैं तो इनका ग्रोथ भी मेंटेन रहना चाहिए। अगर इनका ग्रोथ घटेगा तो पूरी इकोनॉमी घाटे में आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनका ग्रोथ घटने का मतलब है इंप्लॉयमेंट पे इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें निकल के आती है और वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपना स्टेटस भी घटता हुआ नजर आएगा फिर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो चल रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा फिर इसका, ओके। देखिए नॉर्मल हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं, तो क्रूड ऑयल को अगर हटा लिया जाए, उसके साथ में अगर मेथनॉल यूज करने लगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो हम वैसे मिक्स करके भी यूज करते हैं आज की डेट में, तो इसी को चीप फ्यूल माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा क्या होने वाला है इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में, कि देखिए किसान जो है हमका उसको फायदा होने वाला है इसको, क्योंकि जो मैक्सिमम चीजें बनाई जाती है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वही बात निकल के आ रही है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे हम लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए, और नीति आयोग भी इसी पर फोकस करके चलता है। और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो वर्ल्ड की मार्केट पे वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से केओस देखने को मिल रहा है, ईरान ले लीजिए, इराक ले लीजिए या फिर सऊदी अरेबिया ले लीजिए, तो उनके ऊपर पता नहीं कब उनका दिमाग खराब हो जाए और कब वो सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दें और मार्केट में कहाँ डगमगा जाए। तो हमको अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ओके। ये पेज 13 पर न्यूज है, यहाँ पर क्या किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन बैंक पे 3 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसने नो योर कस्टमर का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करके नहीं चला है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यूनियन बैंक। यहां दो मर्जर करने वाले थे, एक तो HDFC लाइफ मैक्स, ये मर्जर करने वाले थे, तो इनका ब्रिज जो है वो ब्रेक हो गया है। और ऊपर से स्नैपडील, जो फ्लिपकार्ट उसको खरीदना चाहती थी, स्नैपडील को साल मिलकर वर्क करना चाहते थे, तो उसने भी अपना साइड में कर लिया। स्नैपडील बोल रहा है कि हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपनी पॉलिसी वगैरह देखेंगे, खुद से अपना पाथ लेके चलेंगे इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों मर्जर होने वाले थे, तो दोनों मर्जर ब्रेक हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच में। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पहला पूछा था बास्केटबॉल की टीम के बारे में हम लोगों ने, तो यहाँ पे 3 गोल्ड आज तक मिल चुके हैं और 1 सिल्वर मिल चुका है। और यहाँ पर टीम को बोला जाता है यंग कैजर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना। मोजाम्बिक किसको टच करता है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये 3-4 कंट्री के नाम है। आप लोग मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कल भी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था। स्वाजीलैंड याद रखेगा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वाजीलैंड इसको बोला जाता है, ओके। इसके बाद में जो रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने पूछा था, तो ये पैसिफिक क्वेश्चन में है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे वोल्केनो प्रोन एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनो आते हैं, तो उसके बेस पर इसको ये बोला जाता है, ओके। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने का भी हक आपको पूरा है, पर डिसलाइक करने के बाद में लिख दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया, जिससे कि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं, ओके। तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते रहिए, अपने आसपास में सफाई रखिए और पानी और पेड़ों को भी बचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।